सभी को मेरा नमस्कार। मैं नित्या shop.in से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ एक नया रिव्यू। आज जो हम किताब रिव्यू करने जाएंगे उसका नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय युवल नोआ हरारी। तो ये जो किताब है वो शुरू होती है, यानी इसकी जो कहानी शुरू होती है, बेसिकली इट इज़ अ नॉन फिक्शन बुक। ये इट इज़ अबाउट द स्पेशीज़ इवोल्यूशन। तो ये जो किताब में कहानी शुरू होती है वो वहाँ से शुरू होती है जब 2.5 मिलियन ईयर्स अगो जो ह्यूमन स्पेशीज़ थी वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी। हम जो हैं आज जो एग्जिस्ट करती है स्पेशीज़ वो है होमो सेपियंस, बट देयर वर मेनी स्पेशीज़ जो लोकेशन वाइज कैटेगराइज करी गई थी। मैं आप लोग को लोकेशन के अकॉर्डिंग 2-3 स्पेशीज़ बता देती हूँ जो एग्जिस्ट करती थी पहले। सबसे पहले जो यूरोप वाले एरिया में थी, जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में डेवलप हुई थी, उन स्पेशीज़ का नाम था होमो निएंडरथाल्स। एंड देन एशियन एरिया में जो भी इवॉल्व हुआ, एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो भी इवॉल्व हुआ उसको बोला जाता था होमो इरेक्टस। एंड देन जो इंडोनेशिया वाले स्पेशीज़ थे, यानी इंडोनेशिया वाले एरिया में जिन्होंने इवॉल्व किया, उनको बोला जाता था होमो सोलोनेसिस। बट आज के टाइम पे जो एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ होमो सेपियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं, बहुत सारे अजम्पशन बताए गए हैं किताब में कि वाई वी आर द ओनली स्पेशीज़ होमो सेपियंस जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो किताब है, इस किताब को 3-4 पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला पार्ट बताया गया है इसमें वो बताया गया है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ अवर ब्रेन। तो किस तरीके से ह्यूमन की जो जर्नी है वो शुरू होती है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, जब कॉग्निशन का डेवलपमेंट हुआ, यानी जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो जो हमारी डोमिनेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब आप पूछेंगे कैसे? सबसे पहले इंसान जो था वो हंटिंग करता था और अपने से छोटे जानवरों को मार के खाता था, बट उसके ऊपर फूड चेन में बहुत सारे प्रेडेटर्स थे जो फूड चेन के पूरे बादशाह हुआ करते थे। और होता क्या था कि पहले जब हंटिंग होती थी तो वो लोग रॉ फूड खाते थे। रॉ फूड को पचाने के लिए उनके दांत भी बहुत बड़े होते थे, जो अपीयरेंस होता था वो बहुत ज़्यादा हिडियस होता था, बहुत ही ज़्यादा एनिमल लाइक होता था। और उनका जो इंटेस्टाइन होता था वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में होता था ताकि खाना जो है वो पच पाए। तो इसके कारण क्या होता था, उनका जो ब्रेन का साइज़ होता था वो छोटा होता था। बट ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा बदल गई, एकदम जो काया पलट जिसे बोलते हैं वो हो गया। क्यों हुआ ये सब? ये हुआ डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद। डिस्कवरी ऑफ फायर जब हुई तो ह्यूमन जो था वो जो रॉ फूड था उसको पका कर खाने लगा, यानी जो मील थे उनके वो कुक्ड मील में ट्रांसफॉर्म हो गए। अब जब उन्होंने कुक्ड मील खाना शुरू किया तो उनके जो अपीयरेंस थे वो अपने आप इवॉल्व होते गए, जो दांत थे वो छोटे साइज के होते गए, जो उनका अपीयरेंस था उसमें जो इंटेस्टाइन था बेसिकली उनका, जो खाना पचाने के लिए पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अब उस इंटेस्टाइन का साइज ऑटोमेटिकली स्मॉलर होता गया और जो ब्रेन का साइज था वो बड़ा होता गया। अब जब ब्रेन का साइज बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। साइन लैंग्वेज के डेवलपमेंट से वो लोग एक दूसरे से बात करने लग गए और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने लग गए। ये था पावर ऑफ ब्रेन और ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक चीज़ और हुई कि जो फूड चेन थी, अब उसमें जो पहले जानवर हुआ करते थे, जो बड़े-बड़े जानवर हुआ करते थे, उनको भी हंटिंग टूल के डेवलपमेंट से इंसान ने मारना शुरू कर दिया। एंड दैट्स हाउ ह्यूमन गॉट ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन। जो पहले प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो पहले फूड चेन के बादशाह हुआ करते थे, वो नीचे आने लग गए, उनको हंट डाउन करने लगा ह्यूमन, और जो ह्यूमन था वो टॉप ऑफ द चेन पे पहुंच गया। तो ये था हमारा पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आइए चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक फैक्ट आपको और बताना चाहूँगी इस बुक के बारे में जो बताया गया है। इसमें एक अजम्पशन लगाया गया है कि वाई होमो सेपियंस आर द ओनली स्पेशीज़ जो आज एग्जिस्ट करते हैं, बाकी स्पेशीज़ क्यों नहीं है। तो इसके दो अजम्पशन बनाए गए। पहला इंटरब्रीडिंग, यानी कि जो होमो सेपियंस थे उन्होंने बाकी स्पेशीज़ के साथ इंटरब्रीड किया, या फिर जो था दूसरा जो उनका सेकेंड अजम्पशन है इस किताब में वो ये है कि या तो फिर उन्होंने उनको भी हंट डाउन करके एक्सटिंक्ट कर दिया। एंड दैट इज दीज आर द लाइक टू अजम्पशन जो इस किताब में बताए गए हैं होमो सेपियंस के एग्जिस्ट करने का आज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की तरफ। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने उनको बहुत कुछ दिया, ह्यूमंस को बहुत कुछ दिया, बट पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद, और उनका पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ।
तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ पहले तो कि बहुत सारे रीजन सेलेक्ट करे गए, यानी कि बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोकेशन सेलेक्ट करे गए और वहाँ पर एनिमल्स के अकॉर्डिंग, जो एनिमल्स की अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग सामान उगाया जाने लगे, यानी कि जो खाने का पदार्थ था वो उगाए जाने लगे। मैं आपको बता देती हूँ, टर्की में सबसे पहले उन्होंने राइस, व्हीट और मिलेट्स उगाना शुरू किया। देन नॉर्थ अमेरिका में कॉर्न एंड बीन्स और साउथ अमेरिका में पोटैटोज। अब उन्होंने क्या किया कि जो चाइना वाला रीजन था उसमें राइस और मिलेट्स उगाने लग गए, और फिर उसके बाद अफ्रीका वाले एरिया में सबसे ज़्यादा वो उगाने लग गए मिलेट्स। उन्होंने ये काम तो कर लिया, यानी उनका इवोल्यूशन तो रैपिडली होने लग गया, बट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद जो हुआ वो ये हुआ कि फार्मिंग जो होती है उसको सेटलमेंट चाहिए होता है। तो इंसान जो पहले वैंडर करता रहता था, अब वो एक जगह पर सेटल होने लग गया, छोटी छोटी कॉलोनीज बनने लग गई जहाँ पर वो रहने लग गए। और अब जब वो सेटलमेंट करने लग गए तो उनके जो बाकी सारे फैक्टर्स थे जो उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते थे, यानी कि हर तरफ जब मूव करने का रहता था तो पॉपुलेशन तब कम थी, लेकिन अब जब सेटलमेंट होने लग गया तो ऑटोमेटिकली जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होने लग गई, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई तो उनको और भी बहुत सारी परेशानी आई। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बता देती हूँ कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले लाइफ क्या थी और बाद में लाइफ क्या हो गई। तो जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के पहले वर्किंग टाइम था उनका, वो हुआ करता था 30 घंटे एक हफ्ते में लगभग। और फिर जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो गया, जब उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली 60 आवर्स अ वीक हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि फार्मिंग में एफर्ट्स लगते हैं बहुत ज़्यादा। एंड देन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पहले उनकी डाइट हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट हुआ करती थी, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। बट जब से फार्मिंग होने लग गई तो उन्होंने चुनिंदा चीज़ें खानी शुरू कर दी, और जिसके कारण इंसान जो था, जो ह्यूमन थे, जो होमोसेपियंस थे, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होने लग गए, यानी कि अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे थे। पहले जब एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था तो उन वो लोग किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे, बट जब से एग्रीकल्चर होने लगा, जब से फार्मिंग होने लग गई, तो उन लोगों को क्लाइमेट पे डिपेंड होने लग गया, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होता था उसी तरीके से उनका खाने का भी हिसाब होता था, रहने का भी हिसाब होता था, और वो ह्यूमन स्पेशीज़ जो थी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई क्लाइमेट पे। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनका उन्होंने सॉल्यूशन कैसे निकाला। सॉल्यूशन इंसान ने बहुत स्मार्ट तरीके से निकाला। उन्होंने एक इमेजिन्ड रियलिटी इन्वेंट कर दी। अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको कुछ चीज़ तो चाहिए थी जहाँ पर आके वो एट द एंड ऑफ द डे रेस्ट करे, जहाँ पर आकर वो उनको सुकून मिले। तो उन्होंने इमेजिन्ड रियलिटी का इन्वेंशन किया। इमेजिन्ड रियलिटी में क्या था, गॉड्स, रिलीजन, लॉज, नेशन, मनी, ये सारी चीज़ें जो थी वो इमेजिन्ड रियलिटी में आने लग गई। अब क्या था, जो इंसान की दुनिया थी वो डुअल रियलिटी पे चलने लग गई। डुअल रियलिटी का मतलब दो रियलिटीज़ थी, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो असलियत में थी, एक इमेजिन्ड रियलिटी जो उन्होंने बनाई। एक मज़े की बात ये और है कि जो इंसान था वो इमेजिन्ड रियलिटी को प्रेफर करता था ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में क्या होता था, नेचर, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। एंड ऑन दी अदर हैंड इमेजिन्ड रियलिटी में क्या होता था, जिससे उनको ग्रेटिफिकेशन, जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता था, जो उन्होंने खुद बनाया हुआ था, दैट इज गॉड, मनी, रिलीजन, नेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस किताब की तरफ। जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आगे रिवॉल्यूशन से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि कैसे इंसान की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई और किस तरीके से इंसान एक लूप होल में फंसता चला गया। अब जब इमेजिन्ड रियलिटी क्रिएट ऑलरेडी हो गई थी, नेशंस ऑलरेडी डिवाइड हो गए थे, तो अब उस नेशन को रूल करने के लिए एक किंग भी हायर किया गया। अब जब किंग को डिक्टेट किया गया तो वहाँ पर फाइट्स होने लग गई एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में। तो किंग ने इन सब फाइट्स को मैनेज करने के लिए, रोकने के लिए आर्मी क्रिएट करी। अब जो आर्मी थी उसको मेंटेनेंस भी चाहिए था, तो टैक्स कलेक्शन भी स्टार्ट हुआ, और जब टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हुआ तो लॉज भी क्रिएट हुए, और इस तरीके से हमारे बीच में हायरार्की आई। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब जैसे बहुत सारे कस्टम्स बन गए, बहुत सारे कल्चर्स बन गए। अब जब कल्चर्स ऑलरेडी इतने सारे बन ही गए हैं तो अब क्या होगा कि इंसान जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया बिटवीन, मतलब जो कल्चर्स थे उनके बीच में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। अब इन सब को भी यूनाइट करने के लिए जो इमेजिन रियलिटी थी वो सामने आने लग गई। मनी जो था वो बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ, फिर आप आज के टाइम पे जानते ही हैं पेपर करेंसी ऑलरेडी आ चुकी है।
एंड देन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स का इन्वेंशन हुआ, यानी कि एक समुदाय के लोग एक इंसान को फॉलो करेंगे, दूसरे समुदाय के लोग दूसरे इंसान को फॉलो करेंगे। तीसरी जो इमेजिन्ड रियलिटी क्रिएट हुई थी, रिलीजन। रिलीजन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो कंसेप्ट आए यहाँ पर भी। एक तो हमारा था जो लोग मानते थे बहुत ज़्यादा गॉड्स में, यानी कि मल्टीपल गॉड्स में, और एक लोग होते थे जो मानते थे सिर्फ एक गॉड में। तो जो मैनी गॉड्स में मानते थे उस टर्म को नाम दिया गया पॉलीथिज्म, और जो कम गॉड्स को मानते थे यानी सिर्फ एक गॉड को फॉलो करते थे उसको नाम दिया गया मोनोथिज्म। जो इमेजिन रियलिटी थी उसको एज अ मेथड ऑफ यूनिफिकेशन भी यूज़ किया जाने लगा। लेकिन जहाँ पर हमारी ये इमेजिन रियलिटी कम पड़ रही थी, वहाँ पर इंसान ने एक और चीज़ का इन्वेंशन किया, विच वी कॉल टुडे इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में भी तीन पार्ट्स थे हमारे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये तीनों के बारे में मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बुक में भी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हम सारी चीज़ें जानते ही हैं। जस्ट लाइक अगर आप देखें किस तरीके से यूनिफिकेशन होता था, अगर आप किसी मैच देखने के लिए जाते हैं किसी स्टेडियम में, एंड यू टू पीपल, रैंडम टू पीपल सपोर्ट सीएसके, और सीएसके जीत जाती है, तो रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट यू आर कमिंग फ्रॉम, आप लोग एक साथ एमएस धोनी के लिए हूट करते हैं, क्योंकि सीएसके ने विक्ट्री की तरफ एक नया कदम बढ़ाया। तो इस तरीके से इंसान का यूनिफिकेशन भी होने लगा जब डिवीजन क्रिएट हुआ। आइडियोलॉजीज को जो कंसेप्ट है आइडियोलॉजीज का, उसको सामने लाया गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे। जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है उस रिवॉल्यूशन का टाइम है 16th to 17th सेंचुरी। इस रिवॉल्यूशन का नाम है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ द यूरोप। यूरोप के लोग जो थे वहाँ पर उन लोगों ने बोला कि नहीं यार, इमेजिन रियलिटी से भी ऊपर कुछ है जिसको इंसान ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, इंसान अभी कम जानता है। एंड दैट वाज ट्रू। उस टाइम पे इंसान ने रिसर्च करना शुरू किया, इन्वेंशन करना शुरू किया, और उस टाइम पे लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना शुरू किया। तो दैट वाज द स्पेसिफिक रीज़न जहाँ पर हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता की शुरुआत होनी स्टार्ट हुई थी। अब आप देख रहे हैं वो हंटिंग से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो है वो कितना ग्रेजुअल है, कितना कितना ड्रास्टिक चेंज उसमें आ चुका है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन के टाइम पर, ये रिवॉल्यूशन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार। जो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप करी गई। तो 9 to 5 का जो आज हम शेड्यूल फॉलो करते हैं जॉब्स करने में या ऑफिस का काम करने में, वो यहाँ से क्रिएट हुआ, हमारा यहाँ से इन्वेंट हुआ। अब जब फैक्ट्रीज बनने लगी, लोग काम करने लग गए, तो बहुत सारे गुड्स बनने स्टार्ट हो गए, बहुत सारे सामान बनना स्टार्ट हो गए, बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग इन्वेंशन होने लग गया। और ये जो चीज़ थी इसके लिए लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता था, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी आविष्कार हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट है। और जो टाइम जोन है, नेशनल टाइम जोन डिवाइड हुई है, वो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है हमारा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इंसान ने सामान बनाना स्टार्ट किया तो उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि हमने सामान तो बहुत सारा बना लिया है, बट इसे कैसे खरीदा जाए, इसे किस तरीके से बेचा जाए, कौन खरीदेगा इसे, पैसा तो इतना ज़्यादा था नहीं। तो फिर वहाँ पर इंसान ने एक न्यू कंसेप्ट का आविष्कार किया, जिसे आज हम वो जानते हैं क्रेडिट के रूप में। यानी कि एक इमेजिन्ड पैसा उन्होंने बनाना स्टार्ट किया कि आप आज ले लो और कल हमारा जो क्रेडिट आप लोगे, आपके ऊपर जो उधार चढ़ेगा, आप वो हमें आके लौटा देना। तो इस तरीके से क्या होने लग गया कि जो फैमिलीज थी, जो छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई थी, उसमें सामान की ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई। अब एक ट्रेडिंग के टाइम पे एक मुसीबत सामने आई। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी वो क्या करती थी कि एक सामान परचेज करती थी और एक सामान को ही सब लोग यूज़ करते थे। तो उससे क्या था, जो ट्रेडिंग थी उस पर असर पड़ता था बहुत ज़्यादा। और क्या होता था कि जब अगर दूसरा सामान भी वो लेना चाहते हैं तो वो सबकी जो ओपिनियन होती थी उसको कंसिडर करते थे, तो इससे ट्रेडिंग का बहुत लॉस हो रहा था। तो इस लॉस को पूरा करने के लिए हमारा न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट सामने आया। क्या हुआ, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को और पीपल की सेफ्टी के लिए पुलिस को इन्वेंट किया गया। अब जब ये सारी चीज़ें इन्वेंट हुई तो लोगों को रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं, हम अपने समुदाय से दूर भी रहेंगे, हम अपनी फैमिली से भी दूर रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज बेसिकली बन के अगर हम रहेंगे तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमें ये सारी चीज़ें मिली। इंसान की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक आ चुकी हैं अब।
जो लास्ट पार्ट है इस बुक में जिसके बारे में डिस्कस किया गया है, उसका नाम आप सुनकर ना बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस लास्ट पार्ट का नाम है हैप्पीनेस पास्ट एंड प्रेजेंट। तो पास्ट एंड प्रेजेंट में आप क्या सोचते हैं कि पहले इंसान खुश था या आज खुश है? तो यहाँ पर युवल नोआ हरारी ने बताया हमें कि एक क्वेश्चन पूछा एक्चुअली उन्होंने कि आर वी ह्यूमंस एज होमो सेपियंस एज अ होल आर वी हैप्पी और नॉट। तो इस चीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो लास्ट तक आप लोग को नहीं मिल पाएगा, आप लोग सोचते रह जाएंगे। यहाँ पर ये हुआ कि इंसान के पास आज कम्युनिकेशन है, कंफर्ट है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आ चुकी है हमारे पास, इन चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट जिस चीज़ की हमारे पास कमी है वो है इमोशंस। आज के टाइम पे इंसान इतना अकेला हो गया है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला होता जा रहा है। अभी तक हमारा जो इवोल्यूशन हुआ वो नेचुरली इवोल्यूशन हुआ था, बट आगे जो इवोल्यूशन होगा उसका कुछ पक्का नहीं है कि वो नेचुरली होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, डीएनए मॉडिफिकेशन हो गया, बायोनिक ऑर्गन्स हो गए। तो आगे हमें नहीं पता है कि जो हमारा इवोल्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा, आखिर होमोसेपियंस कब तक एग्जिस्ट करेंगे और कभी वो खुश होंगे भी या नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें हमें सुपर ह्यूमंस तो बना देंगी, बट लास्टली बुक में यही क्वेश्चन होता है कि सुपर ह्यूमंस होने के बाद भी वी एवर विल बी हैप्पी और नॉट। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये किताब कैसी लगी और आगे मैं आपके लिए कौन सी किताब को रिव्यू करूं। और आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी इस वीडियो को यहीं समाप्त करके। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।